अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल पाकिस्तान में तब्दीलियों का दिन होगा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कल DGISI के ओहदे से ट्रांसफर के बाद पेशावर के कोर कमांडर बन जाएंगे और उसके एक दिन बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI अपना चार्ज संभाल लेंगे। जबकि आज DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात भी की है। अलविदाई मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI की खिदमत को सराहा और मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। जहाँ कल ये एक अहम और बड़ी तब्दीली होगी, तो वहीं इससे पहले ही हुकूमत ने कई बड़े फैसले भी करा लिए हैं। कुछ फैसलों ने हुकूमत की पोजीशन मजबूत की और कुछ ने वक्ती तौर पर हुकूमत को तनाज़ात से बाहर निकालने में भी मदद फराहम की है। जहाँ एक तरफ कल हुकूमत ने अपनी देरीना ख्वाहिश को पूरा किया, पार्लियामेंट से इंतखाबी इस्लाहात बिल में अहम तरामीम समेत कई बिल्स को मंजूर कराने में कामयाब हो गई, तो दूसरी तरफ मुआहदे की तफसीलात आने से पहले ही तहरीक लब्बैक से हुकूमत के मामलात हतमी मराहिल तक पहुँच गए हैं। पहले हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से खुफिया मुआहदा किया, उनके कारकुनान को रिहा करना शुरू किया, मुकदमात से दस्तबरदार होना शुरू हुई और फिर आज हुकूमत ने अचानक तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी को भी रिहा कर दिया है। और रिहाई के बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह अपने मरकज मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंचे, जहां कल यानी 19 नवंबर को तहरीक लब्बैक के बानी खादिम हुसैन रिजवी का उर्स मनाया जाएगा, जिसमें साद रिजवी भी मौजूद होंगे। यानी तहरीक लब्बैक के रहनुमा जो दावा कर रहे थे कि साद रिजवी अपने वालिद खादिम हुसैन रिजवी के उर्स में शामिल होंगे, वो दुरुस्त साबित हो गया है। मगर मुआहदे के 18 दिन बाद भी हुकूमत ने मुआहदे की तफसीलात नहीं बताई हैं, ना आवाम को बताई हैं, ना ही अपनी काबीना को बताई हैं। मगर अहम बात यह है कि आज साद रिजवी की रिहाई पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक तकरीब से खिताब किया और शिद्दत पसंदी पर तफसील से बात की और हैरानकुन तौर पर उस खिताब में यह तस्लीम किया कि तहरीक लब्बैक के साथ मामलात में रियासत को पीछे हटना पड़ा। हमें सबसे बड़ा खतरा अपने आप से है। हमें हिंदुस्तान से कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं है, हमें अमेरिका से कोई खतरा नहीं है, हमें यूरोप से कोई खतरा नहीं है। हमें अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो अपने आप से है। सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने TLP के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कुछ दिन पहले तक तहरीक लब्बैक हुकूमत के लिए मसला बनी हुई थी। इससे पहले सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव की खबरें सामने आ रही थी और फिर हाल ही में गवर्नेंस से मुतालिक इत्तेहादी हुकूमत को आंखें दिखा रहे थे, मुख्तलिफ बिल्स से मुतालिक साथ देने से इनकार कर रहे थे। मगर इन तमाम मामलात पर हुकूमत ने वक्ती तौर पर काबू हासिल कर लिया है। कानून साजी से मुतालिक जो हुकूमती अहदाफ थे वो भी हासिल कर लिए हैं। मगर क्या हुकूमत की ये पोजीशन जो फिलहाल मजबूत नजर आ रही है वो आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगी? क्या अपोजिशन जो बड़े बड़े दावे कर रही है वो माजी में कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो अब हुकूमत का बिगाड़ सकती है? सीनियर साहब और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई और फारूक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब, जो लेजिस्लेशन वज़ीर आज़म चाहते थे वो भी हो गई। 20 तारीख तक चाहते थे कि DGISI वही रहें, वो भी उनकी ही चली। साद रिजवी साहब भी आज रिहा हो गए। तहरीक लब्बैक के साथ भी मामलात हुकूमत के तय हो गए और वो भी वापस चली गई। सियासी तौर पर हर लिहाज से हुकूमत मजबूत हो गई है, कोई खतरा नहीं है या कोई खतरात हैं? अब देखिए, पाकिस्तान के एतबार से तो बड़ी मादी फतह हासिल हुई है, बड़ी मटीरियलिस्टिक विक्ट्री जो है वो इमरान खान को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से भी मिली है और दूसरी जो दो बातें भी कही हैं आपने उनसे। लेकिन देखना ये होता है कि क्या सिर्फ मादी फतह पाकिस्तान में आपको आगे ले जा सकती है? हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी इसी तरह जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में अपनी प्रेसिडेंट रहने की पार्टी का करवा ली थी करारदाद मंजूर, लेकिन आपने देखा कि वो कोर्ट्स में उड़ गया। तो बुनिया पाकिस्तान के अंदर इखलाकी हैसियत जो है या दुनिया भर में भी उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो ये जो कल लेजिस्लेशन हुई है इसकी इखलाकी हैसियत बड़ी कमज़ोर है और क्योंकि अपोजिशन सारी जो है वो इसके ख़िलाफ़ है, उसको बुलडोज़ करके अपोजिशन को ये किया गया है। और अगर कंसेंसस से किया जाता तो इसकी लेजिस्लेशन की अहमियत देर पा होती, अगले इलेक्शन तक चलती, बल्कि उससे अगले इलेक्शन तक चलती। अब अगला इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल हुआ और ज़ाहिर है ये लेजिस्लेशन भी कंट्रोवर्शियल हुई। तो मादी फतह से ये तो कल को कह सकते हैं कि हमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट हैं वो हम हासिल कर लेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले लेंगे, लेकिन जो दरमियान के मराइल हैं, जो बदमज़गी फैलेगी, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें होंगी, जो कंपेन होगी, उससे मुल्क का माहौल जो है मज़ीद ख़राब होगा और सियासत जो है वो बजाय इसके कि स्टेबल हो, अनस्टेबिलिटी की तरफ जो है, इंस्टेबिलिटी की तरफ वो ज़्यादा जाएगी। फासिल साहब, अभी तक वज़ीर आज़म ने जो चाहा है वो हुआ है,
चाहे वो इदारे में तब्दीली के हवाले से हो, जो जिस तारीख को वो चाहते थे उस तारीख के हिसाब से हो गई, जिस तरीके से वो चाहते थे इंटरव्यू करके उस हिसाब से हो गई, पार्लियामेंट में भी सारी तरामीम उनकी मर्जी से हो गई, आज तक अदालत में भी उनको कोई चैलेंज का नहीं सामना करना पड़ा जैसे गुज़िश्ता हुकूमतों को हुआ। कोई ख़तरा आपको दिखता है या बहुत मजबूत हुई है हुकूमत कल के दिन? देखिए शाहजेब साहब, मुझे ये लगता है कि जितना एक तासुर बन रहा है कि हुकूमत मजबूत हुई है, उतनी हकीकत है नहीं, क्योंकि जो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हुकूमत की कमज़ोरी का तासुर उभर कर सामने आया था पिछले चंद हफ्तों में, वो बुनियादी वजूहात जूं की तूं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सतही तौर पर जॉइंट सेशन में हुकूमत को एक कामयाबी हासिल हुई है, और बज़ाहिर लगता यूं है कि जो एक पेज की पहले बात होती थी वो पेज अगर 2 पेज हुए थे तो वापस 1 पेज हो गया है। लेकिन जिन वजूहात की बिना पर वो 1 पेज से शायद 2 पेज हुए थे, वो वजूहात जूं की तूं हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो इस वक्त एक जॉइंट सेशन में इनको एक नंबर्स के तहत जो है वो कामयाबी मिली है, इसका ये मतलब है कि उनकी पोजीशन उसी तरीके से मुस्तहकम हो गई है जैसे कि आज से चंद हफ्ते पहले या 1-1.5 महीना पहले थी। वो दरार जूं की तूं जो है वो इस वक्त मौजूद है, और आने वाले दिनों में हमें ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि उस दरार की मौजूदगी से हुकूमत की जो बज़ाहिर जो एक फतह लगती है वो आहिस्ता आहिस्ता आने वाले चंद हफ्तों में किस तरीके से कुछ मांद पड़ती नजर आएगी। सोहेल बड़ाई साहब, क्योंकि अहम लेजिस्लेशन हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिस तरह चाहते हैं वज़ीर आज़म हो गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट मिल गया, अगर कुछ तब्दीलियों के बाद, कल की तब्दीली के बाद इदारे न्यूट्रल हो जाते हैं जैसा कि अपोजिशन डिमांड कर रही है, तो क्या हुकूमत को कोई ख़तरा ये अपोजिशन दे सकती है अगर न्यूट्रल हो भी जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो फिर तो देखें सियासत भी और होगी, पार्लियामान भी और होगी, सारा कुछ और होगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं रहा। जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल भी होती है तो इसका मतलब यह है कि अपोजिशन को उसका फ़ायदा पहुंचता है। तो अब भी अगर आप फ़र्ज़ करें कल को जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी सपोर्ट जो है वो फिर अपोजिशन के साथ है, और फिर हुकूमत को ख़तरात जो है वो लाहक होने शुरू हो जाएंगे। यही हम माजी में देखते रहे हैं और मुस्तकबिल भी ऐसा ही नज़र आता है। फौजन साहब, एक न्यूट्रल इदारे हुकूमत को ख़तरे में डालेंगे या अब हुकूमत को ख़तरा नहीं है? 1.5-2 साल रह गए, इत्तेहादी इन्होंने किसी भी तरीके से मना के लेजिस्लेशन कर ली है। देखिए, मेरे ख्याल में अगर ये जिस न्यूट्रलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ये हमें इन एक्शन नज़र आती है, और अगर मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि चलें, न्यूट्रलिटी तो एक बड़ी दूर की बात है, जो एक मुकम्मल तौर पर एक हिमायत जो हासिल थी, एक सपोर्ट हासिल थी, जिसकी कुछ हद तक अक्कासी जो है हमें अभी ये जॉइंट सेशन हुआ है इसमें भी नजर आई। बाकायदा तौर पर मेंबरान को एक तरीके से हुकूमत के हक में वोट करने के लिए उस तरह की जो सपोर्ट है, अगर वो न्यूट्रल नहीं भी होती लेकिन कम हो जाती है, और उस तरीके से हुकूमत के शाना बशाना वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं खड़ी रहती हर हवाले से, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत के लिए हुक्मरानी का बोझ संभालना मुश्किल होगा। क्योंकि पिछले तकरीबन 3 साल से जिस तरीके से हुक्मरानी हो रही है और गवर्नेंस हो रही है, और खुसूसन जो सियासी मैनेजमेंट हो रही है, वो उसमें हुकूमत को बहुत सपोर्ट हासिल थी एस्टैब्लिशमेंट की। अगर वो सपोर्ट कम होती है और उस तरीके से वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो तमाम तर हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी बन जाती है, जिसका उसको ज्यादा तजुर्बा ना तो तजुर्बा है और ना ही उसने उस पर बहुत अच्छे नताइज उससे हासिल किए, तो फिर मेरे ख्याल में नंबर्स गेम जो है वो हुकूमत के लिए कुछ खतरे की घंटी बजाना शुरू कर देंगे, और आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि सेनेट में हमें ऑपोजिशन की तरफ से कोई एक मूवमेंट नजर आए जिसके तहत वो सेनेट चेयरमैन को हटाने की कोशिश करें। इस पे बातचीत हो रही है, सरगोशियां हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि वो असेसमेंट कर पाए कि क्या वो स्टेपिंग बैक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से होगी, वो न्यूट्रलिटी होगी, और अगर वो हुई तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत के लिए वाकई में एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। वैसे अगर ऐसा होता है, एक मोमेंटम नजर आता है आमतौर पर, उसके बाद लगता है कि जी ऑपोजिशन में जान पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, आपको वो मोमेंटम दिख रहा है इस ऑपोजिशन में जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं कि हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सके? देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वक्त है,
शायद 1 या 2 महीने अभी बाकी हैं उस मोमेंटम पकड़ने में और उस सूरत हाल के तब्दील होने में। उसकी वजह यह है कि इतने 3 साल जब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है, रियासत और हुकूमत एक सफ़े पर रहे हैं, तो उसका तासुर जो है और उसका यूँ समझें कि असर वो अभी तक बाकी है। वो असर ख़त्म होने में अभी 1-2 माह लगेंगे और उसके बाद की सूरत हाल का फिर तवक्को की जा सकती है कि नो कॉन्फिडेंस मूव भी आ सकती है सेनेट में, पंजाब के अंदर भी तब्दीली आ सकती है, इत्तेहादियों का रवैया भी बदल सकता है। ये जो सारी इंडिकेशंस होती हैं वो फिर सामने आनी शुरू होंगी। अभी मेरा ख़्याल है वो वक्त नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि ये जितने ताकतवर इमरान खान मादी तौर पर हुए हैं पार्लियामेंट के ज़रिए, लेजिस्लेशन के ज़रिए, ये भी एक ख़तरे की घंटी होती है, क्योंकि इससे उतनी नफ़रत बढ़ती है, इससे उतनी अपोजिशन का जज्बा बढ़ता है कि हमने अगला इलेक्शन भी अब मसदूद नज़र आ रहा है अपोजिशन को। अगर इसी तरह इलेक्शन होता है तो देखें 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट आ गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, तो अपोजिशन कहाँ जाएगी? अपोजिशन के लिए तो और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो यूँ समझिए कि वो अगले इलेक्शन से भी हाथ धोते नज़र आएंगे अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो। फाउज़न साहब, आपका क्या तज़िया है अपोजिशन में वो जान या मोमेंटम जो आगे जाके हुकूमत के लिए ख़तरा बने? देखिए शाहजेब साहब, मैं सुहेल वड़ाइच साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं। 2 बुनियादी इसके जो पहलू हैं वो मेरे ख्याल में उभर कर सामने आ रहे हैं। पहला तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हुकूमत के लिए की पोजीशन जो है वो मजीद कमजोर होनी है तो उसमें कुछ वक्त लगेगा। ये चंद हफ्ते भी हो सकते हैं, चंद महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट है एस्टैब्लिशमेंट की, ये कोई स्विच तो नहीं है कि उसको एकदम आपने ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया, तो इसमें वक्त लगेगा। लेकिन उसके जो कुछ हद तक हमें इंडिकेशंस हैं वो आने शुरू हो जाएंगे आने वाले चंद हफ्तों में। और अपोजिशन भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि उसके पास कुछ एविडेंस आए कि हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट की स्टेपिंग बैक हो रही है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा, देखिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अब हुकूमत के लिए फतह तो जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये जो कल जो बिल पास किए गए हैं और जो कवानीन बनाए गए, खासतौर पर ईवीएम्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज का मामला, इसमें अगर अपोजिशन जो है वो इसको एक तरीके से मान जाती है सिर्फ थोड़ा सा एहतजाज करके, तो उसको भी मालूम है कि मामला जो हैं उसके लिए बड़े खतरनाक हो जाएंगे। पाकिस्तानी जमहूरियत का ये जो फेज है, मुझे तो शाहजेब साहब इससे थोड़ा सा ये एक यानी कि हल्की तशवीश हो रही है कि अब दोनों तरफ से पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली गई हैं। ना अपोजिशन के पास कोई चारा है मुफाहमत का और ना ही हुकूमत के पास है। अब या तो बिल्कुल डायरेक्ट हेड ऑन जो है वो तसादुम है, या ये है कि उस तसादुम के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट का कोई इस तरह का रोल सामने आएगा जिससे मामला जो हैं वो किसी एक अनसर्टन तरीके की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मामला पिछले 3 साल से चल रहे थे, मुझे नहीं नजर आ रहा कि अगले 1.5-2 साल वो उसी तरीके से चलें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। नवंबर का महीना है, इंडस्ट्री ने अभी से गैस बहरान की शिकायत शुरू कर दी है, तो सिरात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वही हो रहा है जिस खदशे का इजहार हम बार बार इस प्रोग्राम में करते रहे हैं। ये बताते रहे हैं कि वजारत तवानाई की नाअहली की वजह से इस साल भी गर्मियों के बाद सर्दियों में भी गैस का बहरान आएगा, और वही हो रहा है। और वफाकी काबीना की कमेटी बराए तवानाई ने सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी है। इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी बेहतर बनाने के इकदाम की मंजूरी दी गई है और सर्दियों में घरेलू सार्फिन को गैस की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। एलामिया के मुताबिक कैप्टिव पावर जनरेशन से गैस घरेलू सार्फिन को फराहम की जाएगी, जबकि सीएनजी सेक्टर को सर्दियों में गैस की फराहमी बंद करने की मंजूरी दे दी गई है और बरामदी सनतों को तरजीही बुनियादों पर गैस फराहम की जाएगी। हुकूमत दावा कर रही है कि घरेलू सार्फिन और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुतासिर नहीं होने दी जाएगी, मगर हम आपको इस खदशे से आगाह कर दें कि सर्दियों में ना घरेलू सार्फिन को पूरी तरह गैस मिलेगी और ना ही इंडस्ट्री को। खुद मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने भी इन खदशात का इजहार किया है, मगर फिर भी उम्मीद का इजहार किया है कि एक्सपोर्ट मुतासिर ना हो। इसके अलावा कराची में भी आज सनतकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, मगर इंडस्ट्री चलाने के लिए हमारे पास गैस नहीं है। अगर गैस दी जाए तो 40% तक बरामदात बढ़ा सकते हैं। जब गैस जो है ना हमसे आंख मिचोली खेल रही है और किसी गैस का ना प्रेशर है ना अवेलेबिलिटी है। आपको पता है पूरे सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर इंडस्ट्री का कंजप्शन 380 से 400 MMCF है। टोटल गैस जो है वो बिल्कुल भी
आधा पाउंड होती है, कभी 1 पाउंड होती है, कभी नहीं होती। ये पोजीशन अगर हमारे साथ है तो क्या आप सिंसियर हैं? रजाक दाऊद साहब ने जो कल नोटिस लिया है और कल कराची प्रेस क्लब में गए, उन्होंने भी गैस की बड़ी बात की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन क्या होगा कुछ? मेरा सवाल यह है अरबाब इख्तियार से कि क्या ये सर्दियां हैं इसी तरह रोते धोते गुजर जाएंगी? हम ये कहते हैं कि एक दिन हम मुकम्मल बंद कर देते हैं, 6 दिन आप हमें बराबर गैस देते हैं, तो 13% आज जो कमी है उसका आप हिसाब कर लें। अगर 911 और हमको 1100 की जरूरत है तो तकरीबन 10 और 15% के दरमियान है। तो हमने इनको इसका सोल्यूशन दिया, वो उस पर भी इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं कि हमारे पास मशीनरी नहीं है, हम बाय फोर्स बंद नहीं कर सकते, वॉलंटरीली कोई बंद नहीं करता। तो ये जो बातें हैं, हम क्या करें? हमने यहाँ इंडस्ट्री लगा के क्या हमने कोई ऐसा कोई जुर्म किया जिसकी पादाश में हमको सजाएं दी जा रही हैं? ये क्या मतलब, ये क्या मामलात हैं, हमारी समझ में नहीं आता। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद है। आप में से जितने लोग जो इंडस्ट्री पर हाथ रखें विजिट कराएं, हम उसको आपको विजिट कराते हैं। बंद पड़ी है या जो ऐसी मशीनें जो बिल्कुल लो प्रेशर पे चल रही हैं वो चल रही हैं, बाकी सब बंद है। तो अगर ये सब बंद है, डीजल पे फर्नेस पे चल और या हम फर्नेस ऑयल पे चला रहे हैं या डीजल पे चला रहे हैं, विच इज 3 टाइम्स एक्सपेंसिव, 3 गुना वो महंगा है अगर आप फर्नेस ऑयल पे उसको चलाते हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हम 30% से 40% मजीद एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, मगर हमारे पास गैस नहीं है। गैस का जो प्रेशर है वो कभी 0 हो जाता है, कभी 1 हो जाता है, कभी 1.5 तक चला जाता है। उससे हमारी इंडस्ट्री चल नहीं रही है। हम मुसलसल इसी खदशे का इजहार कर रहे थे कि हुकूमत की तैयारी नहीं है, गैस का बहरान मजीद संगीन हो जाएगा और गुज़िश्ता सर्दियों से ज़्यादा संगीन बहरान आएगा। मगर वजारत तवन्नाई वही सब कुछ करती रही जो हर बार हमारी तरफ से निशानदही के बाद 3 साल से करती आई है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश रही है कि आपके और हुकूमत के सामने हक़ाइक़ रखें। 2018 से चीनी का बहरान हो, गंदम का बहरान हो या गैस का बहरान हो, हम बार बार हक़ाइक़ आपके सामने रखते रहे हैं। हमारा मकसद हक़ाइक़ सामने लाकर हुकूमत के सामने अवामी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना और हुकूमत को अवाम के सामने जवाबदेह करना होता है। लेकिन बजाय सवालों का जवाब देने के हुकूमती वज़रा हमारे खिलाफ एक ज़ाती मुहिम शुरू कर देते हैं किसी भी सहाफ़ी के लिए। ये मुनासिब नहीं है कि वो ख़बर रिपोर्ट करने के बजाय खुद खबर बन जाए, मगर बाज़ औक़ात हक़ाइक़ अवाम के सामने लाना ज़रूरी हो जाता है। जब नून लीग की हुकूमत गई तो चीनी की कीमत 53 रुपये फ़ी किलो थी और फिर चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला गया। हमने इस बात की बार बार निशानदही की कि हुकूमत में शामिल जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदानों की शुगर मिल्स हैं, वो अहम फैसला साजी में शामिल हैं और गलत फैसले किए जा रहे हैं जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है और वज़ीर आज़म को चीनी की कीमतों में इजाफे की गलत वजूहात बताई जा रही हैं। तो उल्टा हुकूमती प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, हमें लीगल नोटिस भिजवाए गए। हुकूमती जमात के तर्जुमानों ने उल्टा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और बाद में आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा शुगर मिल मालिकान कमाने में कामयाब हो गए। चीनी की कीमत बढ़ती चली गई और खुद हुकूमती रिपोर्ट्स ने गलतियां तस्लीम की। फिर हमने गंदम के बहरान पर बार बार हुकूमत की तवज्जो दिलाई, मगर हुकूमत हम पर ही हमले शुरू कर देती थी और फिर अवाम की जेब से 225 अरब रुपए इजाफी गंदम माफिया और मिडिलमैन ले गए और फिर खुद हुकूमती रिपोर्ट्स ने हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे। हमने 2018 में गैस बहरान की निशानदही की। उस वक्त के वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर गलती मानने को तैयार नहीं थे, हमारे प्रोग्राम में बहस करते रहे। बाद में हमारे प्रोग्राम के हक़ाइक़ दुरुस्त साबित हुए और वज़ीर आज़म ने गुलाम सरवर खान की वज़ारत बदल दी और गुलाम सरवर खान ने बाद में अपनी गलती भी मान ली। हमने गुज़िश्ता बरस फिर गैस के बहरान का बताया, हुकूमती तर्जुमान फिर हम पर हमलावर हो गए और बाद में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने हमारे प्रोग्राम में रखे गए हक़ाइक़ दुरुस्त साबित कर दिए और बताया कि इंतज़ामिया ने मुल्क में सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ने की तारीखी रुझान को मद्देनज़र नहीं रखा और साथ साथ बैन अल-अक़वामी मार्केट में LNG की कीमतों में इजाफे के रुझान पर नज़र रखने में भी नाकाम हुई। कमज़ोर प्लानिंग और गलत फैसलों के नतीजे में देर से LNG टेंडर किए गए और इसी वजह से महंगे दामों LNG खरीदी गई। और आज खुद हुकूमत नदीम बाबर के दिफा के लिए तैयार नहीं है। हमने इन गर्मियों में आने वाले बहरान का बताया, फिर अब पर हमले शुरू हुए और फिर बहरान आ गया। फिर इन सर्दियों के बारे में बताया कि जो बहरान आना है उसमें शिद्दत आएगी और शिद्दत हम्माद अज़हर और उनकी वजारत की नाअहली की वजह से आएगी और फिर हम पर हमले और इल्ज़ाम शुरू कर दिए गए। मगर इस दफ़ा सिर्फ हमले शुरू नहीं किए गए बल्कि प्रोग्राम को रोकने की बाकायदा कोशिशें की गई और चैनल की इंतज़ामिया पर दबाव डाला गया। एक प्रोग्राम की जिम्मेदारी है कि वो हक़ाइक़ सामने रखे और साथ हुकूमत का मौक़िफ़ ले। खुद वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से मुलाकातों में बार बार कह चुके हैं कि मेरा जो वज़ीर गलती करे आप खुलकर हक़ाइक़ सामने रखें और उन्हें प्रोग्राम में बुलाएं, कोई नहीं आता तो मुझे बताएं। हमने बार बार हम्माद अज़हर को बुलाया क्योंकि वो खुद वादा करके गए थे कि प्रोग्राम में आए, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। आज भी बुलाया, आज भी जवाब नहीं दिया।
मुझे अपनी आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप नहीं आना चाह रहे ना दिसंबर में जो क्राइसिस आने वाला है, आप लोगों की वजह से जो देर से आपके क्राइसिस पे दोबारा आ जाऊंगा, इसमें क्या मसला है? तो आप आ जाइएगा दोबारा के क्राइसिस पे, आप दोबारा आ जाइएगा, मगर अभी तो बता दें जुम्मे वाले दिन जो हकायक की है मुझे जरा उसकी तो जुम्मे को ही तो बताया था मैंने, जुम्मे को ही ये बताया था मैंने कि दिसंबर में क्राइसिस आने वाला है, जुम्मे को ही बताया था आपका। आप नहीं आना चाह रहे, मगर मैंने आपको इनवाइट में लिखा था ना कि हम बात करेंगे सर्दियों में गैस के क्राइसिस की, आप क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैंने फ्राइडे के शो में बात की थी कि बुरहान आएगा आपकी वजह से। हमने इस वादे के बाद हम उन्हें 5 दफा बुला चुके हैं, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और वो ना सिर्फ प्रोग्राम में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं, ना हमें जवाब दे रहे हैं, बल्कि हमारी टीम की तरफ से दावतनामा मिलने के बाद चैनल की इंतजामिया पर दबाव डालकर प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी हम अदर प्रोग्राम्स में आने के बजाय चैनल की इंतजामिया से शिकायतें और दबाव डालते रहे हैं, और उन्हें इंतजामिया की तरफ से हमेशा यही कहा गया कि आपको प्रोग्राम में लाइव बुलाया जा रहा है तो लाइव जाकर जवाब दे दें। कभी इंतजामिया पर दबाव डाला जाता है, और जब इंतजामिया की तरफ से उन्हें बता दिया जाता है कि हम अपने टीवी एंकर्स को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि वो मेरिट पर सवाल ना करें, और फिर ये वक्त आ गया कि बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रोग्राम रोकने की बात की गई। यानी हमाद अजहर प्रोग्राम में आने का वादा करके गए, फिर इंतजामिया पर प्रोग्राम रोकने का दबाव, फिर खुलकर ट्विटर पर प्रोग्राम रोकने का ट्वीट। ये फाशिस्ट रवैया नहीं है तो क्या है? वो चाहते हैं कि उनके कहे हुए वक्त पर, उनकी कही हुई जगह, उनके बताए हुए लोगों और उनके बताए गए तरीक़ाकार के तहत प्रोग्राम किया जाए, वरना जियो की इंतजामिया हमें प्रोग्राम करने से रोके। ये वो फाशिस्ट रवैया है जिसका हमें सामना है। हमारा किसी वज़ीर या मुशीर से कोई ज़ाती मसला नहीं है, मामला अवामी मुफाद का है। यह हकीकत है कि मुल्क में गैस की किल्लत है और मुसलसल चौथा साल है। 3 साल से ना तो कोई नया LNG का टर्मिनल लगाया है और ना ही उस पर काम शुरू हो सका है। गैस पाइपलाइन पर काम तक शुरू नहीं हो सका है। मुल्क में गैस का बहरान है, इसलिए बतौर सहाफ़ी हमारी जिम्मेदारी है और हक है कि हम अवाम के मुफाद में हुकूमती वज़रा से ये सवाल पूछें। हमारा मुसलसल ये कहना है कि एक लंबी बहस नहीं है, बल्कि बिल्कुल सादा सा मामला है। वज़ीर आज़म हमाद अज़हर से ये 5 सवाल पूछें, हक़ाइक़ खुद उनके सामने आ जाएंगे। पहला सवाल, क्या नेपरा ने अपनी स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2021 के सफ़ा नंबर 4 और सफ़ा नंबर 19 पर यह एतराज़ नहीं किया कि RLNG प्लांट्स पूरी कैपेसिटी पर इस्तेमाल नहीं हुए और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की गई? दूसरा सवाल, क्या यह हकीकत नहीं है कि पहले से मौजूद LNG टर्मिनल्स को उनकी पूरी सलाहियत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया? सर्दियों के चंद माह में हुकूमत 14 कार्गोज का इस्तेमाल कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। तीसरा सवाल, वज़ीर आज़म हमाद अज़हर से पूछें कि क्या यह हकीकत नहीं है कि रवां साल भी सर्दियों के लिए LNG के टेंडर करने में ताख़ीर की गई, जिसकी वजह से $6 से $8 में मिलने वाली LNG $30 तक में खरीदनी पड़ी? क्या गुज़िश्ता बरस के तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ ममालिक ने मार्च में सर्दियों के लिए LNG की खरीदारी नहीं शुरू कर दी थी? क्या पाकिस्तान को सर्दियों के लिए अपनी डिमांड पहले से ज़्यादा नहीं पता थी? चौथा सवाल, 3 साल से ज़ायद हो गए हैं, हुकूमती वज़रा के तमाम तर दावों के बावजूद रूस के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अब तक काम क्यों शुरू नहीं हो सका? पाँचवा सवाल, वज़ीर आज़म हमाद अज़हर से पूछें कि क्या यह हकीकत नहीं है कि 2019 से मुसलसल दावों के बावजूद हुकूमत अब तक कोई एक नया LNG टर्मिनल नहीं लगा सकी है, यहाँ तक के काम तक नहीं शुरू करा सकी है? अब हम आपको बताते हैं कि ये सवाल क्यों ज़रूरी है। पहला सवाल हमने नेपरा की रिपोर्ट के हवाले से पूछा। देखिए नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 4 पर क्या लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के दौरान सिस्टम ऑपरेटर ने बताया कि उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को अपनी LNG की डिमांड का वक्त से पहले बता दिया था, बहुत पहले बता दिया था, मगर फिर भी उन्हें मतलूबा LNG नहीं दी गई, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ LNG प्लांट्स या तो इस्तेमाल ही नहीं हुए या फिर कम इस्तेमाल हुए। नेपरा की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि RLNG की कमी की वजह से न सिर्फ बिजली की पैदावार में रुकावट आती है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है, बल्कि ये डीजल या फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली की पैदावार पर मजबूर करती है, जिससे सार्फिन के लिए बिजली की लागत में इजाफा होता है। इसके अलावा सफ़ा नंबर 4 पर भी नेपरा की रिपोर्ट कहती है कि साल 2021 में LNG के सबसे एफिशिएंट प्लांट्स और दीगर प्लांट्स को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इन पावर प्लांट्स को पूरी तरह इस्तेमाल न करने की वजह से उनकी एफिशिएंसी में कमी आती है और उनसे बनने वाली बिजली की कीमत में भी इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ इन प्लांट्स की फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट भी बढ़ जाती है। सस्ते और एफिशिएंट प्लांट्स को इस्तेमाल ना करना ही आवाम के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह है, इसलिए सवाल बहुत अहम है। इस तरह हमने दूसरा सवाल LNG टर्मिनल की कैपेसिटी के हवाले से उठाया। इस हवाले से हक़ाइक़ देखिए, हमारा का दावा है कि हम टर्मिनल पर सिर्फ 12 LNG कार्गोज ला सकते हैं। 10 ला रहे हैं तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, जबकि खुद नदीम बाबर कह चुके हैं कि 14 कार्गोज ला सकते हैं। और पाकिस्तान में कुदरती गैस कम होने और कोई नया LNG टर्मिनल या गैस पाइपलाइन ना बिछने के बाद 4 कार्गोज का मतलब है 400 MMCFD गैस। कराची की इंडस्ट्री का कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान की डिमांड इस गैस से पूरी हो सकती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, यानी इस वक्त जो LNG आ रही है उससे 40% ज़्यादा LNG आ सकती थी। सोचिए इंडस्ट्री को कितनी मदद मिलती है। हमने प्रोग्राम में बताया कि हुकूमत ने 14 LNG कार्गोज लाने की कोशिश की, मगर दिसंबर में 4 कार्गोज के सप्लायर नहीं आए, इसलिए अब खुद हमाद अज़हर के दावे के मुताबिक 10 कार्गोज आएंगे। स्पॉट पर 4 कार्गोज का टेंडर मिल जाता तो 14 कार्गोज आते, अब 10 आएंगे। तो हमाद अज़हर ने इसका प्रोग्राम में आने के बजाय ट्विटर पर जवाब दिया कि एंकर ने सफ़ेद झूठ बोल दिया कि हुकूमत 14 कार्गोज लेना चाहती थी। अब ये दिलचस्प बात है और मज़ीद नाअहली जाहिर करती है, क्योंकि क्या हमाद अज़हर ये कह रहे हैं
कि इतने शदीद बहरान में और कुदरती गैस मजीद कम होने के बाद भी हुकूमत 14 कार्गोज ला सकती थी मगर लाने का इरादा नहीं रखती थी। ये एक और बड़ा स्कैंडल और बड़ी नाअहली है क्योंकि गुज़िश्ता साल ही नदीम बाबर ने बताया था कि 14 कार्गोज ला सकते हैं क्योंकि सिंध हुकूमत ने 17 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछा दी। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। खुशी महसूस करता हूँ आप सबको बताते हुए कि 2 दिन पहले हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया, चालू कर दिया से। अभी 24 को हमने कंप्लीट किया, 25-26 को हमने टेस्ट किया, अब ये लाइन तैयार है। वाज़े तौर पर कहा कि पहले 12 कार्गो आते थे, अब 14 कार्गो आएंगे क्योंकि सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। उसके बाद हमने पाइपलाइन बना ली है। इससे पहले देखिए कि गैस की कमी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालते थे कि गैस पाइपलाइन नहीं बनी। हम करेंगे ये कि जो हमारे दोनों LNG के टर्मिनल्स हैं जो इस वक्त तकरीबन 1200 के करीब चल रहे हैं इस महीने, वो हम दिसंबर और जनवरी में उनको 1200 की बजाय 1300-1350 तक चला सकते हैं। लेकिन वो गैस मूव करने की हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है पाइपलाइन की वजह से। सो अगर सिंध गवर्नमेंट हमें ये राहदारी दे दे अगले चंद दिन में तो इंशाल्लाह हम दिन रात काम करवा के दिसंबर के वस्त तक इस पोजीशन में आ जाएंगे कि ये जो शॉर्टेज सिंध में आ रही है, कराची में आ रही है, दिसंबर जनवरी में जो 400 तक चली जाएगी उसको हम कदरे बेहतरी ला सकते हैं। 17 किलोमीटर है वो हमें जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा बशर्ते कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें राइट ऑफ वे दे दे। फिर पाइपलाइन बन गई, ऐलान कर दिया कि 14 कार्गोज आएंगे। तो आज हमाद अजहर बताएं और वज़ीर आज़म को बताएं, हमारे प्रोग्राम में अगर नहीं आ रहे हैं, कि दोनों में से क्या झूठ था। क्या नदीम बाबर और उमर अयूब का सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम झूठ था या 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बनने के बाद 14 कार्गोज लाने का दावा झूठ था, या फिर नदीम बाबर और उमर अयूब की दोनों बातें सच्ची थी और आज हमाद अजहर झूठ बोल रहे हैं। मगर हमाद अजहर ने ये पहली दफ़ा झूठ नहीं बोला है। आज वो कह रहे हैं कि दोनों टर्मिनल्स पर से हम टोटल 1200 MMCFD यानी 12 कार्गोज ला सकते हैं। ये 9 और 10 और 11 कार्गोज जो थे अब 10 और 10 हो गए तकरीबन। दिस इज़ एज अपोज टू द मैक्सिमम टर्मिनल कैपेसिटी ऑफ 12 कार्गोज अ मंथ जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम 12 कार्गोज जो है ना वो ले सकते हैं। ये हमारे टर्मिनल्स की कैपेसिटी है, हमारी पाइपलाइन की भी समझ लें कि लगभग यही कैपेसिटी है। तो हमने 11 नवंबर में उसकी हमने प्रोक्योरमेंट की और 10 की हमने दिसंबर में कर ली, यानी हमने 80 से 90% अपनी डिमांड के मुताबिक LNG ले ली। अगर कह रहे हैं कि हम 12 कार्गोज ला सकते हैं क्योंकि इतना ही का ही मुआहदा है, इतने की सलाहियत है, ये भी कह रहे हैं, और हर टर्मिनल पर 6 आ सकते हैं। हालांकि सलाहियत नहीं, मुआहदा है और हुकूमत इससे ज़्यादा LNG भी मंगवा सकती है। जैसा कि नदीम बाबर ने बताया था कि अब 1200 की जगह 1400 यानी 14 कार्गोज मंगवाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, इस साल जब जून में एंग्रो टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग का मसला आया तो खुद असद उमर ने बताया कि उन्हें हमाद अजहर ने बताया कि जब एक टर्मिनल कुछ दिन के लिए ड्राई डॉकिंग की वजह से दस्तयाब नहीं होगा तो दूसरा टर्मिनल 600 की जगह 750 MMCFD पर चलेगा और इसका इंतजाम कर लिया गया है। जहाँ तक इसकी गैस की बात कर रहे हैं, ये मैंने कल सवाल एनर्जी मिनिस्टर से पूछा था और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस पीरियड के अंदर जिसके अंदर ये 1 हफ्ते के लिए ड्राई डॉकिंग की वजह से आपके पास एक टर्मिनल अवेलेबल नहीं होगा या लिमिटेड कैपेसिटी में अवेलेबल होगा, तो जो दूसरा टर्मिनल है उसकी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए गैस अरेंज कर ली गई है। तो वो 600 के बजाय 750 MSCFD वहाँ से गैस लेके आएंगे। ये कल ही मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने इसका मुझे जवाब दिया। ये खुद हमाद अजहर ने असद उमर को बताया और ये बात जब हमने हमाद अजहर के सामने रखी तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। उसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। जब तक वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेटल नहीं होती हमारे पे भी एक ममानियत है कि हम नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते ताबिश गौर साहब से पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि जी एक टर्मिनल पर नैब का मसला है, दूसरे पर लिटिगेशन का मसला है। मगर नवंबर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नदीम बाबर साहब ने, उससे पहले सिंध गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देते रहे कि जी इनकी वजह से 17 किलोमीटर की पाइपलाइन नहीं बिछ रही वरना हम इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उन्होंने अनाउंस किया नवंबर में कि हम जनवरी में 1400 MMCFD लाएंगे क्योंकि पाइपलाइन बिछ गई है। तो ये लिटिगेशन का मसला बाद में आया या पहले से था टर्मिनल पर? ये लिटिगेशन का मसला पहले से था। 17 किलोमीटर की लाइन जो थी नदीम बाबर साहब ठीक कह रहे थे वो बिछ चुकी है, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन का मामला ख़त्म हो ताकि हम उस 17 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसे इस्तेमाल कर सकें। असद उमर साहब ने भी जुमेरात के दिन एक टॉक शो में कहा कि वजीर पावर ने, जो कि आप हैं, उन्हें यकीन दहानी कराई है कि दूसरे टर्मिनल से 750 MMCFD आएगी और ये कह रहे हैं कि ताबिश गौर ने भी आज जाके कहा है। हमने ये फैसला किया कि कानूनी इससे मशवरा लिया जाए और देखा जाए कि अगर इसको मौजूदा लिटिगेशन के बावजूद, मौजूदा नैब के मसाइल के बावजूद
बावजूद इसको लाया जा सकता है तो इसको एक्सपेडाइट करा दिया जाए, उससे हमें कोई 100 से 150 MMCFT का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कल तक अभी तक क्लियर नहीं था कि उसके ऊपर कानूनी को रास्ता निकला है कि नहीं। असद उमर को कुछ और बताया, मीडिया पर आकर कुछ और बता दिया। इस हवाले से पहले टर्मिनल के हवाले से हमने नैब से रब्ता किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नैब का केस टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी के इस्तेमाल में रुकावट ही नहीं है। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को थर्ड पार्टी एक्सेस देने की मंजूरी देती रही मगर फिर भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर एंग्रो कंपनी जिसने पहला LNG टर्मिनल लगाया उसके CEO ने हमारे प्रोग्राम में आकर बताया कि अगर नैब का केस रुकावट होता तो काबीना मंजूरी कैसे दे देती। क्या नैब का केस जो है इस टर्मिनल के हवाले से वो रुकावट है? आप मुझे एक बात बताएं, 2019 में ECC ने अप्रूव किए TPA रूल्स, 2020 के अंदर ECC अप्रूव करती है, CCOE अप्रूव करती है, कैबिनेट अप्रूव करती है। आपके ख्याल में क्या ये समरी लॉ डिवीजन नहीं गई होगी? आप ये सवाल उनसे पूछें। जब 14 कार्गोज की हम बार बार बात करते रहे तो हुकूमत ने यह सवाल उठा दिया कि 14 छोड़ें, कोई एक महीना ऐसा बताएं जिसमें 12 से ज़्यादा 13 कार्गोज आए हों। इसी साल मई में ओगरा ने 13 कार्गोज का नोटिफिकेशन जारी किया था जो अब भी उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। उसके अगले महीने जून में फिर 12 कार्गोज आए थे। इसी तरह तीसरा सवाल हमने ताख़ीर से टेंडर करने के हवाले से किया। हक़ाइक़ देखिए, हम आपको बार बार बता चुके हैं और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिला चुके हैं कि मार्च के महीने से ही मुख्तलिफ ममालिक ने सर्दियों के लिए LNG की खरीदारी शुरू कर दी थी। 8 अप्रैल को ब्लूमबर्ग में खबर शाया हुई। उस खबर के मुताबिक सर्दियों से पहले LNG दरामद करने वाले ममालिक ने सौदे करना शुरू कर दिए हैं। चीन ने जून से फरवरी 2022 के लिए 35 कार्गो अप्रैल में ही खरीद लिए ताकि सर्दियों में गैस की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसके अलावा चीन, जापान और जनूबी कोरिया के दीगर खरीदार भी सर्दियों के लिए सौदे कर रहे हैं। खबर के मुताबिक एशिया के LNG इंपोर्टर्स अप्रैल में ही सर्दियों तक की खरीदारी कर रहे हैं ताकि गुज़िश्ता साल सर्दियों में पैदा होने वाली सूरत हाल से बचा जा सके। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। LNG की कीमतें बढ़ती चली गई। जुलाई, अगस्त और सितंबर में कीमतें आसमान को पहुंचने लगी। इसके अलावा चौथा सवाल हमने गैस पाइपलाइन के हवाले से पूछा, उसके भी हक़ाइक़ देख लें। रूस के साथ गैस पाइपलाइन ना बिछाए जाने की जिम्मेदारी भी हम्माद अज़हर ने गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल दी। आपने रशिया की बात की, मैंने रशिया का वो IGA देखा जो आप साइन करके गए थे 2015 में, उसकी हमें तरमीम करनी पड़ी है। पिछले महीने मॉस्को में तरमीमी इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट साइन हुआ है क्योंकि आपने जो पिछला अग्रीमेंट साइन किया था उसके अंदर ना कोई स्ट्रक्चर था, ना कोई खाका था, ना रशियंस को पता था कि आप क्या बात कर रहे हैं, ना पेट्रोलियम डिवीजन को पता था कि क्या बात कर रहे हैं। मगर हम्माद अज़हर के इस दावे से 7 महीने पहले ही नदीम बाबर बता चुके थे कि रूस के साथ तो मुआहदा हो गया है, बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। पिछले हफ्ते आप सब ने देखा होगा कि हमारा रशियंस के साथ MOU रिवाइज करके हमने साइन किया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि फरवरी मार्च में इस पे हम फिज़िकली ग्राउंड पे काम शुरू कर देंगे। इस पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। हम पूछें कौन झूठ बोल रहा है। इसके अलावा 5वां सवाल हमने नए टर्मिनल्स के हवाले से उठाया। 3 साल से प्राइवेट कंपनियां LNG टर्मिनल लगाने के लिए तैयार हैं मगर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इसलिए ये 5 सवाल अहम हैं। वज़ीर तवानाई इन सवालात का जवाब वज़ीर आज़म को दे दें। हमें प्रोग्राम में आके जवाब देने को तैयार नहीं है, वादा करके गए थे तो वज़ीर आज़म को दे दें, तो वज़ीर आज़म को सच बता दें और वज़ीर आज़म अवाम को सच बता दें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।